नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। ग्लोबल स्टडी इंस्टीट्यूट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। करंट अफेयर्स की क्लास का सेशन आज स्टार्ट करते हैं और आज हम बात करते हैं नवंबर महीने के करंट अफेयर्स का पार्ट 1। नवंबर महीने के पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे। स्क्रीन पे आपको सवाल दिख रहा होगा और बहुत ही शानदार क्लास होने जा रही है। बहुत छोटी सी क्लास होगी, 25 से 30 मिनट की होगी। नवंबर महीने के करंट अफेयर्स की पार्ट 1। तो पहला सवाल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि देश के पहले संविधान संग्रहालय, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम ऑफ इंडिया, देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ हुआ है? यही प्रश्न है, बहुत ही अच्छा सवाल है। तो इस प्रश्न का आप आंसर क्या लिखोगे? अगर इस टाइप के सवाल आपको दिखे तो देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ हुआ है, तो इसका आप सही आंसर बताएंगे सोनीपत में हुआ है। कहाँ हुआ है भैया? सोनीपत में हुआ है। और ये सोनीपत किस राज्य में आता है? हरियाणा में आता है। ठीक है, तो हरियाणा के सोनीपत में देश के पहले संविधान संग्रहालय कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम का अभी हाल ही में उद्घाटन हुआ है। इसका आंसर है सोनीपत, हरियाणा में। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे जो परीक्षाओं के दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनेंगे। जैसे अगर मैंने पूछा या पेपर में पूछा जब पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है हरियाणा के सोनीपत में, इसका उद्घाटन किसने किया है? उद्घाटनकर्ता कौन कौन से थे, किसने किया है? तो इसके पहले बात करूं, सबसे पहले आपको ये बता देता हूं, देश का जो पहला संविधान संग्रहालय बना है हरियाणा के सोनीपत में बना है और एक यूनिवर्सिटी में बना है। उस यूनिवर्सिटी का नाम है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। तो हरियाणा के सोनीपत में ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है। ये आप याद करेंगे, पॉइंट याद करेंगे। इसी ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में देश के पहले कॉन्स्टिट्यूशनल म्यूजियम संविधान संग्रहालय का भी हाल ही में उद्घाटन हुआ है। अगर पेपर में पूछे उद्घाटन करता कौन कौन थे, तो 3 लोगों ने मिल करके ज्वाइंटली इसका उद्घाटन किया। तीनों के नाम पूछ सकते हैं परीक्षाओं में। सबसे पहले नाम याद करेंगे आप ओम बिरला जी का नाम। ओम बिरला इसमें कौन है? ओम बिरला जी वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष है। वर्तमान में। इन्होंने ही उद्घाटन किया है संविधान संग्रहालय का। लोकसभा अध्यक्ष जो है ओम बिरला ये थे। और इनके साथ में और कौन कौन से थे? इनके साथ थे अर्जुन राम मेघवाल। कौन थे भैया? इनके साथ थे अर्जुन राम मेघवाल। वर्तमान में भारत के कौन कैसे मंत्री है? अर्जुन राम मेघवाल वर्तमान में कानून मंत्री हैं। तो ये दोनों थे। और इनके साथ हरियाणा की कुरुक्षेत्र जो लोकसभा सीट है, जो पार्लियामेंट्री असेंबली है, तो वहां के जो सांसद है और इनका नाम है नवीन जिंदल। इन तीनों ने मिलकर के ही इसमें सांसद है, लोकसभा सांसद है। और हरियाणा की एक सीट है, लोकसभा सीट है कुरुक्षेत्र, सांसद कुरुक्षेत्र। इन्हीं तीनों ने मिलकर के ही हरियाणा के सोनीपत में देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया, जो कि आज प्रश्न का विषय है। तो यहाँ से एक पहला पॉइंट ये बना इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या बनता है यहाँ से? अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि पिछले एक साल के पहले जो भारत की नई संसद बनी है, वो नई संसद में लोकसभा की बैठक होने लगी। तो जो पुरानी संसद थी अब उसमें क्या होता है? तो पुरानी संसद का नाम क्या रख दिया गया? जो भारत की पुरानी संसद थी इसका नाम रख दिया गया है अब संविधान सदन। क्या नाम रखा गया इसका भैया? संविधान सदन रखा गया है पुरानी संसद का नाम। इसको भी याद करेंगे आप। तो पुरानी संसद का नया नाम क्या रखा गया है? संविधान सदन। इसको भी याद करेंगे। और एक पॉइंट यहां से और बनेगा, संविधान दिवस कब मनाया जाता है भारत में? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है, इसको भी याद करेंगे आप। इंपॉर्टेंट सरल पॉइंट है ये। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तभी जल्दी में मनाया गया, नवंबर महीने में मनाया गया। तो संविधान दिवस होता है 26 नवंबर को। अब क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को ही 26 नवंबर 1949 को ही भारत का संविधान बनके तैयार हुआ था, जिसको 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में एक साथ लागू कर दिया गया था। इसको याद करेंगे। तो 26 नवंबर
2024 को संविधान दिवस मनाया गया और उसी दिन संविधान के सम्मान में देश के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया है? तो हरियाणा के सोनीपत में किया गया है। वहां पर एक यूनिवर्सिटी है, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, उसमें किया गया है। इसको भी आप याद करके रखेंगे। और ये उद्घाटन करता कौन था, इसके बारे में मैंने बात कर ली। पुरानी संसद का नया नाम क्या है? संविधान सदन कहा जाता है अब उसको, ये भी आप याद करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन था, बहुत बेसिक से सवाल था, ये पूरा हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एशियाई विकास बैंक एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जो एशिया प्रशांत देशों की अपनी बैंक है, एशियन डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं, एसडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक है। 11वें अध्यक्ष अभी हाल ही में कौन बने हैं? यह बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो इसके नए अध्यक्ष बने हैं, इनका नाम है मसातो कांडा। क्या नाम है भैया इनका? तो मसातो कांडा एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी के 11वें अध्यक्ष बने हैं। और अगर पूछे किस देश के रहने वाले थे, तो ये जापान के रहने वाले हैं। क्या नाम है इनका? मसातो कांडा। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11वें अध्यक्ष बने हैं। और अगर पेपर में पूछे इन्होंने किसका स्थान लिया है, मतलब किसके स्थान पर इनकी नियुक्ति हुई है, मतलब पूर्व अध्यक्ष मसातो कांडा के पहले अध्यक्ष कौन थे एशियन डेवलपमेंट बैंक के, एशियाई विकास बैंक के, तो आप बताएंगे जापान के रहने वाले मत्सुकु असाकावा, ये थे अध्यक्ष। इसके पहले 10वें अध्यक्ष थे, ये 10वें अध्यक्ष थे एशियन डेवलपमेंट बैंक के। और 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं, इसके बारे में मैंने बात कर ली। 11वें अध्यक्ष बने हैं मसातो कांडा, जापान के रहने वाले। और इनके पहले जो 10वें अध्यक्ष थे वो थे मत्सुकु असाकावा, ये भी जापान के रहने वाले थे। इसको भी आप याद करके रखेंगे। तो जापान के दो लोग बैक टू बैक 10वें और 11वें अध्यक्ष बनते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के। एक का नाम है मसातो कांडा और एक का नाम क्या है भैया? एक का नाम था मत्सुकु असाकावा। इसको भी आप याद करके रखेंगे। और कुछ बात कर लेते हैं, अगर कुछ और क्वेश्चन एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में कुछ और अगर फैक्ट है जो परीक्षाओं की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर एडीबी। एडीबी इसका क्या मतलब होता है? एडीबी का फुल फॉर्म होता है, क्या होता है भैया फुल फॉर्म? तो एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसी को हिंदी में बोलते हैं एशियाई विकास बैंक। अगर कभी पेपर में पूछे एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक अर्थात एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई, तो स्थापना आप बताएंगे 1966 में हुई। ठीक है, स्थापना 1966 में हुई। अगर पूछे एडीबी का यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है, ये प्रश्न भी बनता है परीक्षाओं में। मुख्यालय कहाँ है, तो आप इसका मुख्यालय करेंगे मनीला में है। मनीला किस देश की राजधानी है? फिलीपींस। तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय है। इसको भी आप याद करेंगे। और क्या याद करेंगे इसके बारे में? अगर पूछे एशियन डेवलपमेंट बैंक में इस समय कितने सदस्य देश हैं, कितने सदस्य देश हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक में, तो आप बताएंगे सदस्य देशों की संख्या कितनी है इसमें? इसमें 69। 1966 में इसकी स्थापना हुई और प्लस 3 ऐड कर देंगे 69 आ जाएगा। तो 1966 में स्थापना हुई और इसके सदस्य देशों की संख्या इसमें कितनी है? 69, 69 सदस्य देश है। और अगर पेपर में पूछे कि अभी हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69वां सदस्य देश कौन सा देश बना है, एक और करंट अफेयर्स का प्रश्न यहां से बन सकता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69वां सदस्य देश कौन बना है, तो इसका आप आंसर याद करेंगे इजराइल। इजराइल जो देश है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक का 69वां सदस्य देश अभी हाल ही में बना है। 69 इस समय सदस्य देश है और इजराइल इसका 69वां सदस्य देश है। इसको भी याद करेंगे। अगर पूछे एशियन डेवलपमेंट बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, और जो वर्तमान अध्यक्ष है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के 11वें अध्यक्ष है, जो आज का प्रश्न था। तो कौन बने हैं नए अध्यक्ष इसके? तो बने हैं इसके नए अध्यक्ष मसातो कांडा। इसको भी आप याद करेंगे। और कहाँ के रहने वाले हैं ये? जापान के रहने वाले हैं। इसको भी याद करेंगे। तो ये 2 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। मसातो कांडा एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष है। यहाँ से एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है परीक्षाओं में, कभी कभी पूछ लेता है एडीबी के बारे में, एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में। और आपने याद किया कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है?
फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। लेकिन इसके 3 और जगह कार्यालय हैं, इसके 3 और कार्यालय जहां से एशियन डेवलपमेंट बैंक कार्य करता है। तो इसका एक कार्यालय टोक्यो में है, और ये टोक्यो किस देश में पड़ता है? जापान में पड़ता है, इसको भी याद करेंगे। इसका एक और कार्यालय है फ्रैंकफर्ट में, फ्रैंकफर्ट में एक शहर है जर्मनी में। तो जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में भी इसका इसकी एक मुख्यालय है जहां से ये काम करता है, और इसका एक मुख्यालय वॉशिंगटन में भी है। वॉशिंगटन का मतलब अमेरिका में भी इसका एक मुख्यालय है, लेकिन जो मेन मुख्यालय है इसका वो है फिलीपींस में, वो फिलीपींस के मनीला में। तो ये प्रश्न कंप्लीट हुआ, बहुत बेसिक सा सवाल था, पहला वाला क्वेश्चन से ये कंप्लीट हो गया। ये दूसरा क्वेश्चन ओवरऑल कंप्लीट हुआ। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा तीसरा क्वेश्चन आज का। 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 अभी हाल ही में कौन बनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 73वीं मिस यूनिवर्स 2024 अभी हाल ही में कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है 73वीं मिस यूनिवर्स है। कौन सी भैया? 73वीं मिस यूनिवर्स है। कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है विक्टोरिया। क्या नाम इनका? विक्टोरिया केजीर, विक्टोरिया केजीर थिलविंग, विक्टोरिया केजीर थिलविंग मिस यूनिवर्स 2024 बनी है। और अगर पूछे कहां की रहने वाली थी तो आप बताएंगे ये डेनमार्क की रहने वाली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सबको पता है नवंबर महीने में 25 नवंबर के आसपास में 73वां मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, और आयोजन हुआ मैक्सिको सिटी में, मैक्सिको में। उसमें जो 73वीं मिस यूनिवर्स बनी है वो बनी है कौन? विक्टोरिया केजीर थिलविंग। कहां की रहने वाली है? डेनमार्क की। और ये डेनमार्क की पहली महिला जो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता जीती है। तो इतना पॉइंट आप याद करेंगे। इसके अलावा कुछ और फैक्ट की बात कर लेते हैं। अगर पेपर में पूछ रहे 72वीं मिस यूनिवर्स 2023 में कौन बनी थी तो आप क्या बताएंगे? 2023 में जो 72वीं मिस यूनिवर्स थी कौन थी? तो ये थी शाइनिश पलाशियो। कौन थी भैया ये? ये शाइनिश पलाशियो। कौन थी? शाइनिश पलाशियो। और शाइनिश पलाशियो कहाँ की रहने वाली थी? अगर ऐसा पेपर में प्रश्न पूछे तो आप बताइए कहाँ की रहने वाली थी? निकारागुआ की। तो ये करंट अफेयर्स के टॉपिक में बस इतना ही पढ़ाया जाता है, ज्यादा बात नहीं करी जाती। तो निकारागुआ की शाइनिश पलाशियो 2023 में मिस यूनिवर्स बनी थी और 72वें नंबर की बनी थी। और डेनमार्क की विक्टोरिया केजीर थिलविंग 73वीं मिस यूनिवर्स बनी है, 2024 में बनी है। इसको भी आप याद करके रखेंगे। तो इतना पॉइंट याद हो गया होगा। थोड़े से और बात कर लेते, थोड़े से कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, यहां से इसको मिटा देते हैं और यहीं से फिर बात करना शुरू करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं या परीक्षाओं में अगर प्रश्न आए कि 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकता है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रतियोगिता के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट बन सकता है जिसके बारे में बात करेंगे इस क्लास में। अगर मैं आपसे पूछूं 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का आयोजन स्थल, कहां पर इसका आयोजन हुआ, तो याद करेंगे आयोजन स्थल याद करके रखेंगे। कहां पर इसका आयोजन हुआ? अगर ऐसा प्रश्न परीक्षाओं में आ जाए तो क्या बताएंगे? तो इसका आयोजन स्थल है मैक्सिको सिटी, मैक्सिको। शहर का नाम है मैक्सिको सिटी। और ये मैक्सिको सिटी शहर किस देश की राजधानी होती है? मैक्सिको की राजधानी है। तो मैक्सिको में ही आयोजन हुआ 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का। इसको आप याद करेंगे विशेष तौर पर। तो आयोजन स्थल याद कर लिया, ठीक है, आयोजन स्थल याद कर लिया। अगर पूछे कितनी प्रतिभागियों ने भाग लिया, शामिल प्रतिभागी कितनी थी 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में? शामिल प्रतिभागी कितनी थी? तो आप बताएंगे 130 देशों की सुंदरियों ने इसमें भाग लिया। तो शामिल प्रतिभागी की संख्या क्या थी? 130। भारत की तरफ से कौन भाग लिया 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में? भारत की प्रतिभागी कौन थी? अक्टूबर महीने के करंट अफेयर्स की क्लास में मैंने इनके बारे में बात किया था। जो मिस यूनिवर्स इंडिया बनती है वही मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत की तरफ से भाग लेती है। तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 कौन बनी थी? रिया सिंघा बनी थी। तो वही रिया सिंघा भारत की तरफ से 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग ली थी। तो भारत की प्रतिभागी कौन थी अगर पेपर में पूछे तो आप याद करेंगे रिया सिंघा थी। अब कहां की रहने वाली थी?
गुजरात की रहने वाली थी रिया सिंघा, यही भारत की तरफ से 73वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेती है। हालांकि ये फाइनल में नहीं पहुंच पाई या मिस यूनिवर्स नहीं बन पाई, वो अलग बात है, लेकिन भारत की प्रतिभागी थी, ये अच्छी बात है। रिया सिंघा नाम याद करेंगे, इतना याद करेंगे। और अगर कभी पेपर में पूछे कि मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत कब हुई, तो मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता की शुरुआत हुई 1952 में, 1952 में, और 2024 में इसका 73वां इवेंट यानी 73वीं प्रतियोगिता आयोजित हुई। 73वां इसका इवेंट या संस्करण आयोजित हुआ, इसके बारे में भी याद करेंगे। यहां से कुछ और फैक्ट के बारे में बात करते हैं जो पेपर में आ सकता है। अगर पेपर में पूछे कि भारत की अब तक कुल कितनी महिलाएं मिस यूनिवर्स बन चुकी है, तो भारत की अब तक कुल 3 महिलाएं मिस यूनिवर्स बन चुकी है, उनका भी आप नाम याद करेंगे। तो भारत की प्रथम महिला कौन थी जो मिस यूनिवर्स बनी थी? तो भारत की प्रथम महिला थी सुष्मिता सेन, जो मिस यूनिवर्स बनी थी। और अगर पेपर में पूछे किस वर्ष बनी थी सुष्मिता सेन, तो आप याद कर लेंगे ये बनी थी 1994। भारत की पहली महिला कौन थी जो मिस यूनिवर्स बनी थी? सुष्मिता सेन थी। भारत की दूसरी महिला कौन थी जो मिस यूनिवर्स बनी थी? तो दूसरी महिला थी लारा दत्ता, इनका नाम भी आप याद करेंगे। और लारा दत्ता सन 2000 ईस्वी में मिस यूनिवर्स बनी थी भारत की तरफ से, ये भी याद करेंगे। तीसरी महिला कौन है जो भारत की तरफ सब तक मिस यूनिवर्स बन चुकी है? तो तीसरी और सबसे अंतिम रही थी, और इनका नाम सबको पता होगा, हरनाज कौर संधू। ये भारत की तरफ से तीसरी मिस यूनिवर्स बनने वाली महिला है, और ये सन 2021 में मिस यूनिवर्स बनी थी, इसको भी आप याद करेंगे। तो ये तीसरा क्वेश्चन भी आज के करंट अफेयर्स का कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये है चौथा क्वेश्चन। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में अभी हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई है, कौन बने? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी अगर आप इस क्वेश्चन के बारे में, सीएजी के बारे में, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में पूरी जानकारी जो आप चाहते हैं, तो ग्लोबल स्टडी इंस्टीट्यूट के वीडियो में जाइए। वहां पर आपको भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में एक अलग सा पूरा कंबाइंड वीडियो मिलेगा, वहां पे आप देख सकते हैं। आज उसके करंट अफेयर्स के सेशन के बारे में बात करते हैं। भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का आंसर क्या है? तो इसका आंसर है के संजय मूर्ति। के संजय मूर्ति भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं, इनका नाम आप याद करेंगे। अगर पेपर में पूछे इन्होंने किसका स्थान लिया है, मतलब पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी कौन थे, पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो जिनके स्थान पर संजय मूर्ति की नियुक्ति हुई है, तो आप याद कर लेंगे। इनके पहले जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे भारत के, वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू। इन्हीं गिरीश चंद्र मुर्मू के स्थान पर संजय मूर्ति की नियुक्ति हुई है भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में। अगर पूछे भारत के पहले, इंडियाज फर्स्ट, भारत के पहले सीएजी यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे, तो आप क्या बताएंगे? तो भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे के नरहरि राव, इनका नाम भी आप याद करेंगे। के नरहरि राव भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे, और वर्तमान में है के संजय मूर्ति, जिन्होंने गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान लिया है। अगर कभी पेपर में पूछे नियुक्ति कौन करता है, नियुक्ति कौन करता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की, तो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति क्या अपने मन से, अपने विवेक के आधार पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर देता है? नहीं। तो राष्ट्रपति नियुक्ति करता है किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद, जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद होता है, मंत्रिपरिषद की सिफारिश के आधार पर ही राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। बाकी और भी चीज अगर आप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में जानना चाहते हैं, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में मैंने एक अलग सा डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, वहां पे आप जाके देख सकते हैं नियुक्ति के संबंध में। अगर पेपर में पूछे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का उल्लेख संविधान में किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, तो अनुच्छेद 148 से 151 तक जो अनुच्छेद दिए गए हैं, इन अनुच्छेदों में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में सारी चीजों का उल्लेख है। जैसे अनुच्छेद 151 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद है, 151 के अंतर्गत ही राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है, 151 के अंतर्गत ही इनकी शपथ का उल्लेख है, 151 के अंतर्गत ही इनके वेतन एवं भत्तों का उल्लेख है। सारी चीजों के बारे में मैंने
एक वीडियो में बात करी है, आप जाके ग्लोबल स्टडी इंस्टीट्यूट के वीडियो में देख सकते हैं। तो इसके बारे में बस आज का ये सवाल इतने बड़ा था, इतना आप याद करेंगे। मिंटर का मालिक परीक्षक यानी कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल, जो भारतीय संघ का सबसे बड़ा लेखाधिकारी होता है, उसके बारे में मैंने पिछली वाली क्लास में बात करी थी, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अभी हाल ही में भारत के किस राज्य के 5 जिलों में अफस्पा अफस्पा लगाया गया है? तो सबसे पहले इसका आप आंसर याद करेंगे, तो इसका आंसर है मणिपुर में। आपको पता होगा ना, मणिपुर की जो आंतरिक स्थिति है वो इस समय सही नहीं है, वहां पे दंगे की सिचुएशन बनी रहती है हमेशा। तो मणिपुर के 5 जिलों में, मणिपुर के 5 जिलों के कुछ स्थानों में, 5 जिलों के कुछ स्थानों में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट अफस्पा अभी हाल में लागू किया गया है, जो यहाँ पर मैंने आपको लिखा है। तो इसका सही आंसर क्या है? मणिपुर में लागू किया गया, 5 जिलों में लागू किया गया अफस्पा, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। आप सबको पता होगा मणिपुर की जनजाति एक है, एक आदिवासी समूह है कुकी और एक आदिवासी समूह है मैतेई। इन आदिवासी समूहों के संबंध में, इन आदिवासी समूहों के बीच में पिछले कुछ दिनों से वहां पर विद्रोह की स्थिति बनी हुई, दंगे की स्थिति बनी हुई है। उसी दंगे या आंतरिक अशांति को देखते हुए केंद्र सरकार ने मणिपुर के 5 जिलों में अफस्पा लागू किया है। तो अब यहाँ से कुछ प्रश्न बनते हैं, ये अफस्पा है क्या? इसके बारे में कुछ चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। AFSPA इसको बोलते हैं अफस्पा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। अगर कभी पेपर में पूछे अफस्पा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप बताएंगे अफस्पा का फुल फॉर्म होता है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं सशस्त्र बल विशेष अधिनियम, सशस्त्र बल विशेष अधिनियम, ये अफस्पा का फुल फॉर्म होता है। और अफस्पा ये जो एक्ट है, जो कानून है, इसमें क्या होता है, जिस क्षेत्र में आंतरिक अशांति बनती है या विद्रोह की स्थिति बनती है, उस क्षेत्र में केंद्र सरकार या उस राज्य में या पूरे राज्य में या पूरे जिले में केंद्र सरकार आंतरिक अशांति की स्थिति में या विद्रोह की स्थिति में अफस्पा कानून लागू कर देती है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लागू कर देती है, जिसके अंतर्गत सेनाओं को यानी सशस्त्र बलों को सारा अधिकार प्राप्त हो जाता है उस क्षेत्र में। वहां पर ना तो कोई सुप्रीम कोर्ट होती है, ना तो कोई हाई कोर्ट होती है, ना तो राज्य सरकारों के अधिकार लागू होते हैं, सिर्फ वहां पर किसके अधिकार लागू होते हैं? सेना के अधिकार लागू होते हैं। तो कई लोग अफस्पा कानून का बड़ा विरोध भी करते हैं, कहते हैं कि इसमें सेना अपने मन से काम करती है, और कई लोग इसके समर्थन में भी काम करते हैं। आंतरिक अशांति की स्थिति को दबाने में सफल हो जाती है कई बार, जहां पे अफस्पा लागू होता है वहां पर सेना, इसीलिए कई लोग इसका समर्थन भी करते हैं। तो फिलहाल आप इतना जानेंगे, जो अफस्पा होता है इसका फुल फॉर्म होता है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। इसी को बोलते हैं सशस्त्र बल विशेष अधिनियम। अभी हाल ही में मणिपुर के 5 जिलों में लागू किया गया है। सबको पता होगा मणिपुर की जो आंतरिक स्थिति है उतना सही नहीं है। तो थोड़ा सा और इस अफस्पा के बारे में बात करते हैं। फुल फॉर्म तो आपने याद कर लिया। इसकी शुरुआत कब हुई थी, सबसे पहले कब आया था यह आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल एक्ट? तो यह आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल एक्ट सबसे पहले 1958 ईस्वी में आया था। अफस्पा कानून कब आया था? 1958 ईस्वी में आया था। और नॉर्थ ईस्ट के पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में सबसे पहले लागू भी किया गया था उसी साल में, जब वहां की आंतरिक स्थिति खराब हुई थी। तो कौन कौन से राज्यों में सबसे पहले यह लागू हुआ था? तो यह पूर्वोत्तर के 5 राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम तथा नागालैंड में सन 1958 ईस्वी में सबसे पहले अफस्पा एक्ट लागू किया गया था, जिसमें आर्म्ड फोर्सेस को मतलब सेना को विशेष अधिकार प्रदान कर दिए जाते हैं। और क्या करती है सेना इसमें संदेह के आधार पर, शंका के आधार पर बिना वारंट जारी किए हुए किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, अथवा किसी को भी मार सकती है, किसी को भी शूट कर सकती है, अगर सेना को ये लगता है कि इस आदमी से आंतरिक शांति में खतरा उत्पन्न हो रहा है तो। ठीक है, तो कई लोग इसका विरोध भी करते हैं। तो फिलहाल 2024 में
2024 में नवंबर महीने में मणिपुर के 5 जिलों में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट लागू कर दिया गया है। और एक और चीज बता दे रहा हूँ, बहुत सारे मूल अधिकारों का भी समापन हो जाता है जहां पर यह अफस्पा कानून लागू हो जाता है। इसको भी आप याद करके रखेंगे। तो कब आया था अफस्पा एक्ट? ये 1958 में। तो ये क्वेश्चन इतना था, बस इतना। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आपको अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा। G20 देशों का 19वां शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में कहाँ हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। G20 देशों का, अब आपको पता होना चाहिए G20 देशों का कौन से नंबर का शिखर सम्मेलन? 19वां शिखर सम्मेलन 2024 में अभी हाल ही में कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है G20 देशों का 19वां शिखर सम्मेलन? तो आप बताएंगे G20 देशों का जो 19वां शिखर सम्मेलन हुआ है वो 2024 में ब्राजील का एक शहर है रियो डी जेनेरियो में हुआ है। कौन से साल में हुआ भैया? ये 2024 में। कौन से नंबर का है? 19वां शिखर सम्मेलन है। अगर देश पूछे तो किस देश में हुआ है? तो ब्राजील में हुआ है। तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में G20 देशों का 19वां शिखर सम्मेलन हुआ है। इसको भी याद करेंगे, ठीक है। अगर पूछे G20 देशों का 18वां शिखर सम्मेलन पिछले साल 2023 में कहा हुआ था? तो ये भारत में हुआ था, सबको पता होगा ना, नई दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली में भारत में हुआ था। G20 देशों का 18वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली भारत में हुआ था। ये भी आप याद करेंगे। अगर पेपर में पूछे G20 देशों का 17वां शिखर सम्मेलन कब और कहां हुआ था? तो 17वां शिखर सम्मेलन 2022 में हुआ था G20 देशों का, और यह बाली में हुआ था। और ये बाली किस देश में पड़ता है? सबको पता होगा, ये इंडोनेशिया में आता है। इसको भी याद करेंगे। तो ये मैंने 3 शिखर सम्मेलन जो लेटेस्ट 3 है, 22वां, 23वां और 24वां, सॉरी 17वां, 18वां और 19वां शिखर सम्मेलन 2022, 23 और 24 में हुआ, उसके बारे में बात कर लिया। अगर पेपर में पूछे कि G20 देशों का जो 20वां शिखर सम्मेलन होगा, कौन से नंबर का भैया? 20वां शिखर सम्मेलन जो होगा वो कब और कहां होगा? तो कुछ अगले साल होगा, 2025 में होगा G20 देशों का 20वां शिखर सम्मेलन। और अगर पेपर में पूछे कहां होगा तो आप याद करेंगे, ये होगा जोहान्सबर्ग में। कहां होगा? जोहान्सबर्ग में। इसका मतलब जोहान्सबर्ग इस समय G20 का अध्यक्ष, दक्षिण अफ्रीका इस समय G20 का क्या है? अध्यक्ष है। तो ये भी याद करेंगे, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होगा G20 देशों का 20वां शिखर सम्मेलन। अगले साल होगा, 2025 में होगा, उसको भी याद करेंगे। अगर कभी पेपर में पूछ ले G20 देशों का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहां हुआ था, तो आप बताएंगे G20 देशों का पहला शिखर सम्मेलन वर्ष 2008 में हुआ था। अगर पेपर में पूछे कहां हुआ था तो आप बताएंगे वाशिंगटन में हुआ था। और ये वाशिंगटन किस देश में पड़ता है? अमेरिका में पड़ता है। इसको भी आप याद करेंगे विशेष तौर पर। तो G20 देशों के अब तक 19 शिखर सम्मेलन हुए, 2024 में 19वां हुआ है, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ है। इसको भी याद करेंगे। एक प्रश्न और याद कर लेंगे, 18वां जो G20 का शिखर सम्मेलन 2023 में भारत में नई दिल्ली में हुआ था, भारत की नई दिल्ली में हुआ था। इसके शेरपा कौन नियुक्त किया था भारत सरकार ने? शेरपा कौन थे? शेरपा जिस देश में G20 का शिखर सम्मेलन होता है उस देश की सरकार के द्वारा नियुक्त किया गया एक पदाधिकारी होता है जो उसकी बैठक को कैसे मोनिटाइज करने को, कैसे मॉनिटरिंग करना, उन सब चीजों के बारे में वो नियंत्रण करता है, देखता है, आयोजन करता है बैठकों का। शेरपा कौन थे? तो शेरपा थे अमिताभ कांत। इनका नाम भी आप याद करेंगे। अमिताभ कांत जो G20 देशों का भारत में शिखर सम्मेलन हुआ था, 18वां शिखर सम्मेलन 2023 में, उसके भारत की तरफ से शेरपा नियुक्त हुए थे। इसको भी आप विशेष तौर पर याद करेंगे। तो इतना पॉइंट याद हो गया। इतना पॉइंट अगर याद हो गया होगा तो अब मैं लास्ट में बात करता हूँ G20 है क्या, या इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में बात करते हैं। तो G20 नाम से प्रतीत हो रहा होगा दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का एक संगठन है जिसकी स्थापना हुई थी कब भैया? स्थापना हुई थी 2008 में। इसको याद करेंगे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसका कोई मुख्यालय नहीं होता। जिस देश में इसका शिखर सम्मेलन होने वाला होता है वही देश, जहां पे शिखर सम्मेलन होता है वही इसका मुख्यालय माना जाता है, और वही देश इसकी क्या करता है? अध्यक्षता करता है। इसको भी आप याद करके रखेंगे। तो कितने देश है G20 में? 20 देश है। और इन 20 देशों के नाम की मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूं, जरा आप इसको याद करेंगे। G20 देशों में G20 के जो 20 देश है उनके नाम की ट्रिक, 20 देशों के
नाम की ट्रिक, कौन कौन से देश G20 में आते हैं इसको देख लेंगे। G20 के 20 देशों के नाम की ट्रिक, कौन कौन से 20 देश आते हैं G20 में, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ट्रिक है इसकी, गुरुजी सीता अब एसएससी, गुरुजी सीता अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई, क्या लिखेंगे, गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में है या जॉब करती है, जो भी आपने लिखना, एसएससी में जॉब करती है। तो गुरुजी सीता एसएससी एफसीआई में जॉब करती है, एसएससी एफसीआई में है, ये आप ट्रिक करके ऐसे याद कर लेंगे। तो इन 20 देशों के नाम मैं आपको फटाफट बताने जा रहा हूं। जी से याद करेंगे आप जर्मनी, ठीक है। यू से याद करेंगे आप यूएसए, क्या याद करेंगे यू से भैया, यू से याद करेंगे आप यूएसए अर्थात अमेरिका, G20 का मेंबर है, 20 सबसे बड़े अर्थव्यवस्थाओं का संगठन है। तीसरा देश आप करेंगे आर, आर से आप याद करेंगे रूस, G20 का मेंबर है। यू से चौथा देश याद करेंगे, यू से याद करेंगे यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, इसको भी याद करेंगे। जे से याद करेंगे आप जापान, आई से याद करेंगे छठा देश, आई से याद करेंगे आप इंडिया अर्थात भारत। तो कितने देश हो गए जी, गुरु जी का फुल फॉर्म क्या होगा, जर्मनी, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, जापान और भारत। सीता का फुल फॉर्म देख लेते हैं, जो SITA लिखा है इसमें से जो S है इसका फुल फॉर्म क्या लिखते हैं, S से याद करेंगे भैया आप सऊदी अरब। और मैं इसमें आपको एक होमवर्क भी दूंगा, इसमें से मैं 1-2 देशों के नाम छोड़ दूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कौन सा देश है G20 का जो मेंबर है। आई से लिखेंगे इंडोनेशिया, आई से लिखेंगे सॉरी आई से इटली लिखेंगे, अभी आई से लिखेंगे इटली, इटली भी G20 का मेंबर है, इसको भी याद करेंगे, ठीक है। टी से लिखेंगे तुर्की, तुर्की भी G20 का मेंबर है। ए से याद करेंगे ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया भी G20 का मेंबर है, इतना याद करेंगे। कितने देश हो गए आप, 6 4 10 हो गए, इतना याद कर लिया। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप लोग इसको कागज से लिख लेंगे। 10 देश हो गए, आगे बढ़ते हैं। फिर अब 11वां देश आपको दिख रहा है AB, 12वां देश, 11वां 12वां। ए से याद करेंगे आप लोग, ए से याद करेंगे आप लोग अर्जेंटीना, एक बार ऑस्ट्रेलिया याद कर लिया, अब याद करेंगे अर्जेंटीना। और बी से याद करेंगे आप ब्राजील, कौन सा देश याद करेंगे भैया, ब्राजील, इतना याद करेंगे। अब उसके बाद एसएससी का फुल फॉर्म देखते हैं, एसएससी का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पर, तो ये 13वां देश हो जाएगा, ये 14वां देश हो जाएगा और ये 15वां देश हो जाएगा। तो एस से याद करेंगे सऊदी अरब, फिर एस से याद करेंगे सिंगापुर, सी से याद करेंगे चाइना, कितने देश मिल गए भैया 15। 16वां देश लिखेंगे एफ से, एफ से आपको दिखेगा फ्रांस। फिर जो 17वां देश इसका दिख रहा है सी से आपको दिखेगा ये कनाडा, और जो 18वां देश दिख रहा होगा आई से एक बार मैंने इटली लिखा है उधर, यहाँ पे दिखा होगा आपने सीता। आई से मैंने एक बार इंडिया लिखा था, यहाँ से लिखा था इटली, और अब आई से लिखेंगे इंडोनेशिया। इंडोनेशिया भी G20 का मेंबर है, भूलेंगे नहीं, इसको भी याद करेंगे। और जो 19वां देश है G20 का, आपको लिखेंगे एम से दिखेगा मैक्सिको, मैक्सिको भी G20 का मेंबर है, मैक्सिको भी G20 का मेंबर है। और लास्ट में जो 20वां देश इसका आपको दिखेगा वो ई दिखेगा। ई से आप कोई देश नहीं याद करेंगे, बल्कि ये पूरा यूरोप का प्रतिनिधि है, यूरोपियन यूनियन, पूरा यूरोपियन यूनियन ही भैया G20 का मेंबर है, इसको भी आप याद करके रखेंगे। तो अब ये सवाल इतना बड़ा था, इतना याद करना है। तो आप सबको जितने लोग क्लास देखते हैं सबसे ये रिक्वेस्ट है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो यूरोपियन यूनियन है
जो यूरोपियन यूनियन है इसका मुख्यालय कहाँ है? यूरोपियन यूनियन का आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका मुख्यालय कहाँ है और इसमें इसमें सदस्य देश कितने हैं। यूरोपियन यूनियन का कितने सदस्य देश हैं, ये आप दोनों को सबको जितने लोग देखेंगे कमेंट बॉक्स में बताना है कि यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ और सदस्य देश कितने हैं, इसको आपको बताना है। तो ये 19 देश हो गया प्लस एक संगठन हो गया, इतने देश है यूरोपियन यूनियन में। तो ये आज की क्लास का आखिरी सवाल था, बहुत बेसिक से क्वेश्चन थे। नवंबर महीने का करंट अफेयर्स का पार्ट 1 है। इसी पे इस क्लास को समाप्त कर देते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट।